नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कल किसी कारणवश हमारा बीच में ही संपर्क टूट गया था, इस कारण से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। उसी क्रम में हम आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। असल में हो ये रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग की या डिजिटल लर्निंग की कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं में सबसे ऊपर की समस्या यह है कि जब मौसम खराब होता है, जैसे आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास भी प्रभावित रही होगी, मानसून के सीजन में जब नेटवर्क खराब होता है तो कई बार क्लासेस नहीं हो पाती हैं। इस कारण से मुझे नेटवर्क जिस जगह सही है दूसरी जगह आकर के आपकी क्लासेस लेने आना पड़ा। मैं कल रात को जहां क्लास ले रहा था वो मेरा दूसरा शहर था। वहां से 150 किलोमीटर ट्रेवल करके जहां मेरा दूसरा स्टूडियो लगा हुआ है, दूसरा घर जहां है, वहां आकर के मैं आपकी क्लासेस लेने अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 9 बजे पहुंचा हूं। कारण केवल यही था कि मौसम की वजह से, मानसून की वजह से दिक्कतें कई बार नेटवर्क में आ जाती हैं और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप दो इंटरनेट लगा लो, कुछ भी नहीं होगा। बीच में अगर बिगड़ गया कनेक्शन तो बिगड़ जाता है। खैर, ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं। जब ऑफलाइन के अंदर भी तीव्र बरसात के कारण बहुत सारी संस्थानें बंद हो जाती हैं, कोचिंग के क्लासेस बंद करनी पड़ती हैं तेज बारिश के कारण, तो वो ऑनलाइन में भी चुनौती बनी रहती है। मानसून की खराबी है, नेटवर्क का ना आ पाना है, टीचर्स के घर में कई बार पानी का भर जाना है, सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, हैंग हो जाना है। ये ऑनलाइन के अपने चैलेंजेस हैं। खैर, पर आप सभी समझदार विद्यार्थी हैं और अच्छे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें पहले से पता रहे, अब आप अवगत रहे, तो ये अच्छी बात में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो मेरे साथ में नेहा, विकास, धर्मेंद्र, सूरज, मनीष, लवली, कृष्णा, विकास, नेहा सभी साथी उपस्थित हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सेशन के अंदर जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, टाइटल है स्वतंत्रता। जिस विषय पर फिलहाल चर्चा हो रही है वो टाइटल है स्वतंत्रता। अब ये क्या टाइटल है स्वतंत्रता, मैं बताता हूं। देखिए क्या है, मैंने कल आपको जस्टिस, न्याय के बारे में बताया था। आज हम दूसरा टाइटल कर रहे हैं स्वतंत्रता। अब होता क्या है, आप और हमने आज तक स्वतंत्रता का मतलब समझा है स्वतंत्रता दिवस, आजादी, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मतलब अंग्रेजों से जिस दिन हम मुक्त हुए, हमें बस वो दिवस याद रहता है। लेकिन वास्तविकता इससे काफी दूर है। वास्तविकता क्यों दूर है? क्योंकि असल मायने में अंग्रेजों से हम दूर हुए तो हमें असल में कौन सी आजादी मिली, हमें कौन सी स्वतंत्रता मिली जिसका हमने सेलिब्रेशन किया? अंग्रेज थे तो क्या हम सब लोग जेल में रहते थे क्या? आंसर है नहीं। तो क्या हमें बाहर निकलते कोई मारता था क्या? नहीं। तो फिर क्या हुआ? हमने ऐसी कौन सी आजादी पाली जिसके लिए हमने इतना संघर्ष और इतने साल की कुर्बानी दी? तो आंसर है, हमने कई प्रकार की स्वतंत्रताएं पाई जो कि जब अंग्रेज थे तब हमें एहसास था। लेकिन जो लोग अंग्रेजों के बाद पैदा हुए हैं, आप और मैं जैसे लोग जो हैं, हम जैसे जो लोग हैं, उन्हें असल मायने में, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के जाने के बाद यानी स्वतंत्र भारत में जिनका जन्म हुआ है, उन्हें स्वतंत्रता का सही मायने में अर्थ ही नहीं पता है। तो उनके लिए स्वतंत्रता दिवस केवल एक खास दिन है जिस दिन यह त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हमने क्या प्राप्त किया? तो हमने अपनी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। हमारी प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, जिनमें से विचारों की स्वतंत्रता, कि आप क्या विचार रखते हैं। जैसे सावरकर 1857 की क्रांति को देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते थे, यानी उनका यह विचार था। क्या विचार था? कि देश में 1857 की जो क्रांति हुई वो एक देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम था। इस विचार के आधार पर उन्हें जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो इसी विचार को प्रसारित कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? अभिव्यक्ति के माध्यम से कर रहे थे। अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेस करके, अपनी थॉट को एक्सप्रेशंस के माध्यम से लोगों के मध्य, कि देखिए मेरा विचार ये है, अपने विचार को वो एक्सप्रेशंस के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे। अंग्रेजों को क्या लगा कि अगर यह विचार प्रोपोगेट हो गया तो लोग अंग्रेजों के खिलाफ भड़क जाएंगे और उससे अंग्रेजों का भारत पर शासन करना कठिन हो जाएगा। और अंग्रेजों का भारत पर शासन करना अगर कठिन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस कठिनाई से निपटने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि भारत में विचारों को ही प्रोपोगेट ना होने दिया जाए, चाहे फिर वो भाषण के माध्यम से हो, फिर चाहे वो लेखन के माध्यम से हो, या फिर आर्किटेक्चर के मतलब जो क्या बनाते हैं कैरिकेचर के माध्यम से हो, कुछ लोग कार्टून्स बनाते हैं उनके माध्यम, किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन
जो अगर अंग्रेजों को लगता था कि हमारे खिलाफ है, उसे रोक दिया जाए। यह हमारे गुलामी के काल में हुआ करता था। दूसरा, हमारा विश्वास, हमारा फेथ किस पे है? आपका फेथ है, मुझे लगता है कि आपका फेथ है कि ईश्वर नहीं होता, कोई बात नहीं। आपका फेथ है कि ईश्वर होता है। आपका क्या फेथ है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका बिलीफ, आपके वर्शिप, आपके धर्म पर इसकी संपूर्ण तरीके से पाबंदी थी। आपको लगता है, मतलब आपका बिलीफ था कि मुझे लगता है कि देश के अंदर सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों को यह लगता था, उनका बिलीफ था कि आप सती प्रथा ना अपनाएं। हमारा बिलीफ क्या था कि यदि कोई पत्नी पति के पार्थिव देह के साथ अग्नि स्नान कर ले तो वो अपने आप में पवित्रता की रूप मानी जाएगी और उसे पूजा जाएगा। तो ये जो हमारा विश्वास था वो अंग्रेजों का विश्वास नहीं था। इसी कारण से उन्होंने हमारे कई विश्वासों को, जो कि कुरीतियों के रूप में स्थापित हो चुके थे, उन्हें तोड़ दिया। चाहे फिर वो सती प्रथा हो, चाहे फिर वो डायन प्रथा हो, ऐसी बहुत सी प्रथाएं, चाहे फिर वो बाल विवाह जैसी प्रथा हो, उन सभी पर अंग्रेजों ने रोक लगाने का प्रयास किया। इससे तत्कालिक भारतीय समाज काफी ज्यादा आहत हुआ कि आप हमारे विश्वास को, आज जैसे आप कई बार सुनते हैं भारत सरकार द्वारा कहा जाता है कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जैसे ही ये बात बोलते हैं, इससे भारत के अंदर मुस्लिमों को लगता है कि ये उनके खिलाफ बात हो रही है। उनके बिलीफ हैं कि ट्रिपल तलाक अच्छी बात है, उनके बिलीफ हैं कि हलाला अच्छी चीज है। ऐसी स्थिति में बिलीफ को चैलेंज दिया जाना यह अंग्रेजों के समय बहुत ज्यादा हुआ करता था। फिर आज आप पूछेंगे तो सर क्या यह माना जा सकता है कि आज अंग्रेजों के बिलीफ को चैलेंज किया, मुसलमानों के बिलीफ को चैलेंज किया जा रहा है, तो क्या मुसलमान आजाद नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों ने भी जब हमारे पुराने बिलीफ्स को तोड़ा तो समाज के बहुत से लोग अंग्रेजों के समर्थन में जाकर खड़े हो गए। भारत के अंदर बहुत सारे समाज सुधारक, जिनमें राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये वो लोग थे जो भारत में चल रही कुप्रथाओं के खिलाफ जाकर खड़े हो गए, डटकर जिन्होंने मुकाबला किया और कहा कि इन्हें दूर करिए। हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए ये लोग आगे निकल कर आए और इस प्रकार से इन्होंने समाज सुधार करवाए। इसी कारण जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें समाज सुधार आंदोलनों को भी पढ़ा जाएगा और उसमें आपको यह पता चलेगा कि किस प्रकार से बिलीफ को चैलेंज किया गया था। आज भी प्रोग्रेसिव समाज में अगर समाज में किसी प्रकार की कोई बुराई हटती है तो उसे बिलीफ को लेकर चैलेंज नहीं माना जाता है। तीसरी चीज, रिलीजन आपका धर्म क्या है? अंग्रेजों के मत अनुसार जब अंग्रेज भारत में शासन किया करते थे तो उनके अनुसार ईसाई, और ईसाइयों में भी गोरे ईसाई, उनके ऊपर ईश्वर का एक बर्डन था। ईश्वर ने उन्हें एक काम से भेजा था। इसीलिए एक शब्द प्रचलित हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर, जिसे व्हाइट मैन्स बर्डन्स थ्योरी कहा जाता है। अर्थात यह माना जाता है अंग्रेज अपने बारे में समाज के लोगों को यह बताया करते थे कि हमें ईश्वर ने एक विशेष काम से भेजा है। आप जैसे समाज के जो लोग हैं, इन्हें सुधारने के लिए ही हमें अर्थ पर भेजा गया है। ये जो बिलीफ था, ये जो रिलीजन को चैलेंज करने का काम था, बोले सुधरेंगे कैसे? तो सुधरने के लिए आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। इसीलिए भारत में बड़ी संख्या में मिशनरियों के माध्यम से धर्म परिवर्तन हुआ। भारत में ईसाई धर्म का कोई आधार नहीं था, ईसाइयत भारत में थी ही नहीं। जो भी क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों के समय पर भारत में आई, ये केवल इसलिए आई कि लोगों के मन में यह विश्वास डाला गया कि क्रिश्चियनिटी सब पर सुपीरियर है। आज भी आपने बहुत जगह ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण के मुद्दों पर सुना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि आदिवासी, दलित, शोषित, इन लोगों को बहुत सारी मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाया जाता है, अपनवाया जाता है। और क्या कहा जाता है कि आप अगर हिंदू हैं तो आपके तो समाज में जाति प्रथा का भाव है। जाति प्रथा का भाव है मतलब ऊंच नीच का भाव है। ये ऊंची जात के हैं, ये नीची जात के हैं, इस तरह का भाव है। लेकिन
ईसाइयत में ऐसा कोई भाव नहीं है। ईसाइयत में सब समान है। इसी कारण से अभी ये बहुत ज्यादा मामला भी उठा है। रिसेंटली किसी राज्य के अंदर ये मामला उठा है कि जिन लोगों ने ईसाई धर्म अपना करके धर्म तो परिवर्तित कर लिया, लेकिन धर्म के साथ साथ वो रिजर्वेशन का लाभ अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन उन्हें हिंदू धर्म के आधार पर मिला है। क्योंकि हिंदू धर्म में उनकी जो जाति है, क्योंकि यूसीसी के अंदर ये बड़ा मुद्दा उठा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, कि जो लोग धर्मांतरण करके दूसरे धर्म में चले गए उनका आरक्षण रद्द हो जाना चाहिए और उनकी नौकरियां जो आरक्षण के आधार पर मिली हैं वो चली जानी चाहिए। इस प्रकार से रिलीजन के नाम पर भी पहले बड़ी मात्रा के अंदर एक्सप्रेशंस का बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था। आपको मालूम होगा, जब हमारे देश में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा जाता है तो बताया जाता है कि भारत में बहुत से धर्मावलंबी ऐसे थे जिन्हें धार्मिक यात्राओं के लिए कर देना पड़ता था। जब मुस्लिम आक्रांता देश में थे तो उस समय जजिया कर के नाम से कर दिया जाता था, यानी कि जब आपको यात्राओं पर जाना है तो धार्मिक यात्रा के नाम पर आपको कर देना पड़ेगा, तो आपके जो रिलीजन है उस पर आपको कोई कर ना देना पड़े। इस बात को भी हमारी आजादी में शामिल किया गया। हमें पूजा पाठ करनी है तो पूजा पाठ के नाम पर हमें किसी से परमिशन ना लेनी पड़े। इस प्रकार की आजादियों को हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा प्रियम्बल के माध्यम से ही बता दिया गया कि यह आजादी हम ऑफर करने वाले हैं। भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 19 में इस बात का बहुत अच्छे से मेंशन है। ये सारी चीजें आपको मैंने यहां पर बता दी हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दे सकता हूं, मनीष तावड़े। बेटा ट्रांसलेशन करके दे सकते हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए था टीम में शामिल होने के लिए। घर बैठ करके तो हम नहीं करने देते किसी को भी, आपको शामिल होना था तो आप आ सकते थे। तावड़े नाम से लग रहा है कि आप महाराष्ट्र से हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। मिक्की सिंह अगले दिन देख लिया करो बेटा। सर पैकिंग का नो वो आ गया है बेटा, डिस्पैच का भी आ जाएगा। अब सारी चीजें चल रही हैं। देखो अब मतलब रोजाना आप मुझसे अपडेट मत लो, मैंने पहले ही कह रखा था यार। देखो इन सब चीजों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैं कोई ना तो पब्लिकेशन हाउस हूं और ना ही मैं कोई पब्लिशर हूं, है ना। आप सबके लिए ये काम करने की कोशिश की है, कोशिश के अंदर दिमाग फट के एकदम पटाखा हो गया है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है भाई इन सब चीजों के अंदर। कभी कोरियर वाले को कॉल करो, कभी पैकिंग वाले को कॉल करो, कोई प्रिंटिंग प्रेस वाले को कॉल करो। जितना काम मैं समय पढ़ाने में निकाल सकता हूं, आपको पता है एवरेज मेरा जो कॉल सेंटर पे मतलब खुद से इन चीजों को कोऑर्डिनेट करने में जो टाइम जा रहा है, क्योंकि ये सब डिसीजन मुझे ही लेने हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले से, कोरियर वाले से, सबको, चाहे बड़ी बड़ी एजेंसीज ही क्यों ना जुड़ी हुई हो, लेकिन फाइनल डिसीजन तो मेरा ही चलता है ना। कंटेंट निर्माण से लेकर के, प्रिंटिंग से लेकर, कुरियर से लेकर, ये सारे काम भैया करने में मेरी हालत हो गई है खराब। थोड़ा पेशेंस रख लो, सिर फटा जा रहा है। काम आपका रोजाना अपडेट में दे रहा हूं, कैसे कैसे चल रहा है, पहुंच जाएगा। इतना तो पेशेंस रखा है, अगले 5 दिन में सबके पास माल पहुंच जाएगा। रोज अब परेशान मत करो भैया, ठीक है। चलो अखंडता की बात करते हैं। हमारे प्रियम्बल में अखंडता शब्द का जिक्र किया गया, इंटीग्रिटी का। इसका मतलब क्या है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भाग हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया, जिसका अर्थ क्या था कि भारतीय संविधान के अंदर हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति देश को तोड़ने के बारे में विचार ना करे। इसी कारण से भारत के द्वारा आर्टिकल 51 के माध्यम से दुनिया में अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस को कि हम महत्व देंगे, इसके बारे में जिक्र किया गया। आज भी जो G20 की लाइन में आप वसुधैव कुटुंबकम लिखा देखते हैं, वो हमारी प्राचीन संकल्पना को ही दर्शाता है, ठीक है। इंटीग्रिटी का जिक्र है। तो उम्मीद है आपको सभी शब्दों की एकदम प्रॉपर तरीके से व्याख्या मिल गई होगी, ठीक है। इसके बाद में उद्देशिका क्यों लाई गई, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो इसके अंदर बताने की आवश्यकता नहीं है। इनका महत्व क्या है, महत्व को अगर समझना हो तो कृपया करके सभी विद्यार्थी जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, कृपया करके इस प्रकार के आंसर्स को तैयार कर लें। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। या तो यही पूछा जाए कि प्रियम्बल को लिखिए, आपने लिख दिया सीधा, बहुत अच्छी बात है। आपसे प्रियम्बल के अंदर कोई शब्द पूछ लिया कि न्याय की व्याख्या कीजिए, स्वतंत्रता की व्याख्या कीजिए, संप्रभुता की व्याख्या कीजिए, आपने अपने आंसर्स बखूबी लिख दिए। लेकिन विचार करिए, आपसे किसी ने यह पूछ लिया कि प्रस्तावना के महत्व को, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल को एस्टेब्लिश करिए, तो आप उस समय पर क्या करेंगे? तो उस समय पर जो होने वाली चीजें हैं उनमें क्या क्या है?
यह संविधान के स्वरूप, कार्यप्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था को प्रकट करने के साथ साथ भावी भारत के स्वरूप को चित्रित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इट डिपिक्ट्स द नेचर ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडिया अलोंग विद द रिवीलिंग फॉर्म्स, फंक्शनैलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान किस प्रकार से आगे चल के काम करेगा, यह डिपिक्ट करता है। दूसरी बात, न्यायपालिका न्याय निर्णय करते समय प्रस्तावना के मूल्यों को ही आधार बनाती है। अर्थात जब भी कहीं जुडिशियरी को यह कंफ्यूजन होता है कि हमें किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे बहुत से उदाहरण हैं। मान लीजिए एक तरफ देश के अंदर यह प्राथमिकता दी गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आजादी है। बहुत सी महिलाएं जो ये जिद करती हैं कि हमें किसी दरगाह में जाना है या सबरीमाला टेम्पल में जाना है, उनको लेकर के जो उनके बिलीफ हैं, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर रोकता है तो संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा होगा, यह जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रियम्बल को फिर से पढ़ा जाता है। यानी आज के समय में प्रियम्बल का जो महत्व है, कोई भी न्याय करना हो, उदाहरण के लिए आज मान लीजिए कोई स्थिति ऐसी आ जाए, आपको कहीं कोई धर्म संकट उत्पन्न हो जाए। धर्म संकट कैसा? ये सही है या ये सही है, इस तरह का विचार आपके मन में आ गया, क्या सही है मेरे लिए, ये सही है कि ये सही है। ये जो सही और गलत का निर्णय करने की स्थिति आपके दिमाग में आती है, इस सही और गलत में क्या सही क्या गलत, ये सोचने का जब फैसला हो तो आप किस चीज को आधार मानेंगे? उदाहरण के लिए भगवान राम जब वनवास पर गए तो उन्हें मालूम चला कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। वो भगवान राम को याद करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भगवान राम जो कि इस समय वनवास में हैं, वो इस जानकारी को जब आए हुए लोगों से पाते हैं कि भैया इतना बुरा हो गया कि आपकी याद में पिताजी ने देह त्याग दिया, उसके बाद भी भगवान राम 14 साल के वनवास को खत्म नहीं करते और अपना आधार क्या देते हैं कि नीति क्या कहती है। नीति मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने वचन को कितना महत्व दिया, अर्थात प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। रीति क्या है? तो रीति कहां से डिसाइड हो रही है? हमारे संविधान की प्रियम्बल से। यानी न्यायपालिका, उस समय की न्यायपालिका, रामराज की अवधारणा क्या कि भाई राम जी ने जनता की सुनी होती तो शायद वो तभी आ गए होते, लेकिन उन्होंने क्या सुना? नीति क्या कहती है, परंपरा क्या कहती है, हमारे यहां का कानून क्या कहता है कि अगर कोई प्रण लिया, जिस प्रण को निभाते निभाते दशरथ महाराज द्वारा प्राण दे दिए गए, अगर मैं अब लौट चलूंगा तो उनके प्राणों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अर्थात दशरथ जी ने अपने प्राण क्यों दिए? कि उनके वचन रह जाएंगे। वचनों के लिए जिसने प्राण दे दिए हों, अब अगर मैं लौट गया तो ये तो परंपरा के विपरीत हो जाएगा। ऐसे ही जब भारत का संविधान कई बार कंफ्यूज होता है, न्यायपालिका बैठकर चर्चा कर रही होती है सही क्या है, उस समय पर जब चर्चा चल रही हो, उस समय पर अगर कंफ्यूजन कभी न्यायपालिका को आए, क्या सही क्या गलत, वो उठा करके प्रियम्बल को पढ़ते हैं कि निर्माता असल में चाहते क्या थे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर कैसा होगा वो डिपिक्ट करता है। साथ में ये यहां पर द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल इज यूज्ड टू क्लैरिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इस भाषा को पढ़ लेता है उसे संविधान का भाव समझ में आ जाता है। द प्रियम्बल मेंशंस द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एवरी पर्सन इन विच फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस आर प्रोमिनेंट। आपको याद होगा कल के दिन जब मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत नेवी के लिए फ्रांस से राफेल एम परचेज कर रहा है, तो मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई के लिए फ्रांस गए हैं, वहां की एक विशेष परेड में शामिल होने के लिए। तब मैंने फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र किया था और मैंने आपसे कहा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी, ये जो शब्द हैं भारत के संविधान में फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि ये सारी चीजें जो भारत के संविधान में मेंशन्ड हैं, इनके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहा है और वो प्रियम्बल से अच्छे से समझ में आता है। इट एंश्योर्स द यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बाय इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। भ्रातृत्व के भाव को, यानी कि भाईचारे के भाव को जोर देते हुए ये क्या एक्सप्लेन करता है कि देश में
एकता और अखंडता बनी रहे। यह इंपॉर्टेंट महत्व है। उम्मीद है आप सभी साथी इन महत्वों को अपने अभ्यास के अंदर अच्छे से ले लें। एक बच्चे ने बहुत अच्छे से मेरे बारे में फिक्र की है। फिक्र यह है कि सर आप एक वीक का ब्रेक ले लो। मोनिका, इतने दिन में तो मेरे खिलाफ झंडे उठ जाएंगे। थैंक यू सो मच। दिनेश चौधरी, सर आरएएस प्री का टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट हो रहा है? मेरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगेन मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूं, लेकिन मुसीबत यह है कि आप में से कोई साथी फिर वही एक्सपेक्ट करेगा कि सर ये तो फ्री में ही कर देते। बेटा, जो हम लोग जिस एज पर खड़े हैं ना, हम प्री की भी टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं, मेंस की भी टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत रिसोर्स लगते हैं। रिसोर्स को नॉमिनल किया जा सकता है, फ्री नहीं किया जा सकता। यदि आप लोग चाहते हैं कि पेड टेस्ट सीरीज शुरू की जाए तो आपसे गूगल फॉर्म भरवा लिया जाएगा, आप बता दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से, मतलब इतना अच्छा कि हम ये अश्योर कर सकेंगे कि इन प्रकार के टेस्टों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन अगेन ये आसान सौदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें भी फिर एक अलग लेवल की जिम्मेदारी है। मैं हाँ, तो आपको पता है बैकग्राउंड में इन दिनों क्या चल रहा है? इन दिनों आरएएस परीक्षा की वो होने जा रही है, इंटरव्यू होने जा रहे हैं। जो अपन से पहले वाला बैच था ना, आप 2023 बैच के हैं, 2021 वाले जो बैच हैं उसके इंटरव्यू चल रहे हैं। तो अपने संस्थान में मॉक इंटरव्यू भी चल रहे हैं। जल्दी ही मैं आप लोगों को उसकी भी झलक दिखाऊंगा कि बैकग्राउंड में आपके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। जो बच्चे इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको किस लेवल का कंटेंट आना चाहिए, किस तरह की तैयारी आपको होनी चाहिए। आज जो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं ना, इंटरव्यू पैनल इस प्रकार के सवाल पूछता है इंटरव्यू देने आए हुए बच्चों से कि बताइए प्रियम्बल का महत्व क्या है आपकी नजर में, क्या आज प्रियम्बल होना प्रासंगिक है? ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं, बच्चा केवल बगले ताक रहा होता है। जो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी किए हुए बच्चे होते हैं उनको तो पता भी नहीं होता प्रियम्बल है क्या बवाल। वो केवल इतना सा याद रखता है, हम भारत के लोग, बस हो गया खत्म। ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी होती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कि मल्टीपल टाइम आरएएस परीक्षा में पूछा गया है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। ठीक है ना? तो ये आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूं कि क्या प्रियम्बल भारतीय संविधान का भाग है। इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है। बच्चों बस 1 मिनट वेट करो। हाँ जी सर, आ गया क्या ट्रक? सर मैं कॉल ही कर रहा था आपको।
एक सवाल बनकर के आया, और सवाल क्या है? सवाल बनकर के आया कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये सवाल क्यों बन के आया? क्योंकि संविधान निर्माताओं को, जैसे अपने शादियों में क्या होता है, जैसे शादी का काम हुआ, शादी का कार्ड छपा, शादी के अंदर जो रिश्तेदार आए वो सब आए, आने के बाद में पता चलता है कि साहब इस शादी के अंदर जो प्लानिंग की गई थी वो पेज मिसिंग हो गया। आपने कई बार अपने घर में किसी ना किसी प्रकार का इवेंट आयोजित होते हुए देखा हो, तो आपको यह पता चलेगा कि इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले हम लोग प्रॉपर तरीके से एक एक बात लिखते हैं कि हलवाई कहां से आएगा, शादी का कार्ड कहां छपेगा, बारात कहां रुकेगी, कितने रुपए प्लेट ली जाएगी, कितने रुपए किसी को गिफ्ट दिया जाएगा, इतना तक लिखा जाता है कि किसने क्या गिफ्ट हमें दी। ये सारी बातें लिखी जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि वो सभी लिखी हुई बातें शादी के बाद भी, जब शादी संपन्न हो जाती है या घर का कोई भी बड़ा इवेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी संभाल कर रखा जाता है और ये चेक किया जाता है कि जो काम हम करने निकले थे वो पूरे हुए अथवा नहीं। जब ये कंप्लीट एनालिसिस होता है तभी जाकर ये माना जाता है कि हिसाब पूरा हो गया। आपने कभी भी कोई घर में काम होते हुए देखा हो, घर के सभी सदस्य ऑलमोस्ट इसी प्रकार से कार्य को अंजाम देते हैं। अंजाम देने के लिए तरीका क्या होता है? सिंपल सा तरीका है कि वो हर काम को करने से पूर्व पहले लिखते हैं और कार्य पूरा होने के बाद उस डायरी को वापस चेक करते हैं कि हाँ भाई, हलवाई ने इतने रुपया प्लेट लगाया था थाली को, क्या ये इतने रुपए प्लेट में मिल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा तो बोले हटा दो। ये जो सारी व्यवस्था मैंने आपको बताई कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बात बिल्कुल वैसे ही है। शादी के इमीडिएट बाद अगर घर वालों से पूछा जाए कि वो जो हिसाब का पेज था, वो हिसाब का पेज हमें कार्ड के साथ संभाल के रखना चाहिए क्या, घर वाले तुरंत मना कर देंगे, अरे सब याद है यार, हमें कोई हिसाब के साथ कार्ड रखने की जरूरत, कार्ड के साथ हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, पहले बड़े भाई की शादी हुई थी, अब छोटे भाई की शादी का समय है, 2-5 साल निकले, घर के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने शादी का कार्यक्रम आयोजित किया था, जो दादा जैसे जो लोग थे, वो जो लोग थे जो कि घर के इवेंट आयोजित कर रहे थे, अब वो लोग बैठ करके, अब बाबा लोग पता चला कि ईश्वर को प्यारे हो लिए, जिन्होंने सारी जिम्मेदारी ली थी। भाई होल्ड करिएगा भाई। आप लोगों के डिस्पैच का जो ट्रक है ना, अब इस समय आप सोचो, कोरियर वाला मेरे पास फोन कर रहा है कि सर डिस्पैच का ट्रक वहां पहुंचना है और प्रिंटिंग प्रेस वाला मजदूर जा चुका है। आप लोगों को लगता होगा कि सर ये सब काम करने के लिए तो आपके पास लोग होंगे। भाई वो लोगों का भी टाइम होता है काम करने का, और जब लोग काम ना करें उस समय जिसका काम है ना वो काम करता है। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में अब जो घर का बुजुर्ग प्राणी है वो तो निकल लिया। जब वो प्राणी निकल लिया तो अब क्या करें? घर वालों को अचानक याद आया कि एक बार अलमीरा खोलकर देख लेते हैं, और अलमीरा खोलकर देखते हैं, क्या पता वो हमारे पुराने हिसाब रखे हुए मिल जाएं, जिसमें हमें यह पता चल जाए कि हमारे बच्चे की शादी में फलाने सिंह ने कितने रुपया दिया था, गिफ्ट दिया था, या किसी ने हमें क्या दिया था। वो जो घर वाले पुराने रिकॉर्ड चेक करते हैं ना, वो रिकॉर्ड चेक करने पर फिर उन्हें एहसास होता है कि हमें अपने हर डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने अपने द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा था, उद्देश्य प्रस्ताव लिखा था, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देख करके तो एक बार के लिए ये फीलिंग आई कि क्या जरूरत है, जब हमारे देश का संविधान लिखा जा चुका है तो फिर
उद्देशिका या प्रियम्बल को सुरक्षित रखने की क्या जरूरत है। लेकिन समय बीतता गया और इस बारे में कई बार विवाद भी हुआ। बेरूबारी जो मामला है, जो संविधान सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो सकता है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। ये बिल्कुल वो लोग थे जो आजादी के तुरंत बाद 47 में आजाद हुए हैं, 50 तक आते आते संविधान लागू हुआ है। 10 साल बाद कोई पूछने चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि सर क्या हम प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा मान सकते हैं? अरे क्यों, क्या जरूरत है? पता तो है ये प्रियम्बल है, ये संविधान है। किसी को यह नहीं पता था कि एक दिन ये सभी संविधान निर्माता मर जाएंगे। समय निकलेगा और निकलने के बाद में ये सभी संविधान निर्माता जो बचे थे वो सब एक एक करके मरने लगेंगे, क्योंकि तब तो देश में ताजा ताजा सभी संविधान निर्माता सरकार का हिस्सा हुआ करते थे। भाई जब देश आजाद हो गया तो जिन्होंने संविधान बनाया था वही तो सरकार में थे, तो कभी न्यायपालिका को इस बात की आवश्यकता नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि हमको अगर विचार जानने हैं तो हमें प्रियम्बल से पता चल रहा है। इसी बात में फिर दोबारा 1965 के आसपास पूछा कि सर बता दीजिए, नेहरू जी के साथ गड़बड़ हो गई है, बता दीजिए कि क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरे चिंता ही मत करो, कोई मामला नहीं है, संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, कोई बात नहीं साहब। समय फिर आगे बढ़ता गया, तब जाकर के 1967 में फिर यह मामला पहुंचा कि सर देख लो, अभी लाल बहादुर शास्त्री जी गए, सोच लो, ये सब लोग संविधान के अंदर अब बच नहीं रहे, जाते जा रहे हैं। बताओ प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या फिर वो जो अपन ने कार्ड से पहले जो हिसाब लिखा था क्या उसे लिखने की जरूरत है? अरे कोई जरूरत नहीं है, सब सही है, बस देख लो। फाइनली जब केशवानंद भारती मामला हुआ तब जाकर सुप्रीम कोर्ट का होश ठिकाने आया कि यार बहुत सारे संविधान निर्माता तो समय से पहले ही निकल लिए। अब हम किससे पूछेंगे कि भाई आपने ये बात क्यों लिखी थी? बोले एक काम करो, संविधान के अंदर वो प्रस्तावना उठाकर लाओ और लाकर उसे चिपकाओ, क्योंकि ये संविधान का बड़ा हिस्सा है, सम्माननीय भाग है। इससे संविधान के उन तत्वों का पता लगाने में आसानी होती है जो संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल दे देंगे, 10-15 मिनट का गैप दे देंगे। क्या आपको यहां तक की बात समझ में, पूरी स्टोरी समझ में आई? यानी सुप्रीम कोर्ट, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतनी बार फैसला दे दिया, बेरूबारी मामले में दे दिया, सज्जन सिंह मामले में दे दिया या गोलकनाथ मामले में दे दिया, इन सब मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट कैसे दिया? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पलट सकती है, वो खुद के फैसले का पुनरावलोकन कर सकती है, वो चेक कर सकती है कि यह फैसला सही था अथवा गलत था। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई हो कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये आते आते केशवानंद भारती मामला निकल कर आया, तब जाकर यह बात निष्कर्ष निकल करके आता है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? केशवानंद मामले के अंदर ये जब बात क्लियर हो गई कि ये संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जो संसद की आधारभूत संरचना के विरुद्ध हो। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पढ़ाएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, केशवानंद भारती मामला क्या था, ये हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे, लेकिन इसको पढ़ाने से पूर्व आपको थोड़ा और ज्यादा जानकारी होने की आवश्यकता है। फिर हमारे संविधान के अंदर चूंकि अब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा बन चुकी थी 1973 में, तब इंदिरा गांधी जी को समझ में आया कि अब जब ये संविधान का हिस्सा बन चुकी है तो चलिए इसमें कुछ संशोधन कर देते हैं, क्योंकि जो चीजें संविधान निर्माता नहीं कर पाए थे, अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जो तत्व जोड़े गए थे, उन तत्वों को नवीन, मतलब एक तरह से मिनी संविधान कहा जाता है। बहुत सारे संशोधन, ये सारे संविधान संशोधन पढ़ेंगे अपन, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, कौन से इंपॉर्टेंट, सारे तो मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़े जाएंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्योंकि अब संशोधन हो रहा है, जब संविधान का हिस्सा है तभी तो संशोधन होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि सर 1976 से पहले संविधान संशोधन क्यों नहीं हुआ, अरे 73 में जाके ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह संविधान है, तभी तो उसके अंदर संशोधन होगा।
तो इसके अंदर फिर मिनी संविधान संशोधन जो किया गया उसके अंदर प्रियम्बल के अंदर समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट और इंटेग्रिटी जो शब्द हैं, SSI जो शब्द हैं, ये जोड़े गए। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। क्लियर है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको कुछ नहीं करना, ये केस गिनती से लिखते चले आने हैं। चाहे फिर शुरुआत होती हो बेरूबारी केस से, फिर सज्जन सिंह केस से, फिर गोलकनाथ केस से, फिर केशवानंद भारती केस से, आपको ये सारे सीक्वेंस लिखने हैं 1976 तक कि भाई संविधान का हिस्सा था तभी उसमें संशोधन हुआ और यह स्थिति भारत में प्रियम्बल को संविधान का एक अभिन्न अंग मानती है। कई लोग ये सवाल पूछ लेते हैं, क्या प्रियम्बल खुद भी आधारभूत संरचना का हिस्सा है? नहीं, प्रियम्बल आधारभूत संरचना का हिस्सा नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। प्रियम्बल के अंदर कुछ तत्व हैं, जैसे सेक्युलरिज्म, यह आधारभूत संरचना का हिस्सा है। तो इस प्रकार से वहां पर लिखे हुए कुछ तत्व आधारभूत संरचना का हिस्सा है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से, ये बेरूबारी केस क्या है, ये सब केस पढ़ेंगे बेटा आगे चल के, है ना। जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट की लड़ाई, वो अपने आप में एक चैप्टर है, कम से कम 1 महीने बाद आएगा वो, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको यह बताने का प्रयास किया गया कि प्रियम्बल के बारे में क्या। अब प्रियम्बल की क्या कोई आलोचना भी है क्या? कोई बुराई कर सकता है क्या? कर सकता है। इतनी सी बात को इतना महत्व देने की क्या आवश्यकता है कि हमने क्या सोचा है, इसको इतना महत्व देने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि इसमें लिखी हुई कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता हो। तो सुप्रीम कोर्ट किसी बात के आधार पर निर्णय देता है क्या? बिल्कुल, मूल अधिकारों के आधार पर निर्णय देता है। इनमें लिखी हुई कोई भी बात ऐसी नहीं है, यह केवल रेफरेंस में काम में ली जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना में स्पष्टता का अभाव है क्योंकि इसमें आदर्शों और लक्ष्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। जैसे पंथ निरपेक्षता क्या मानी जाएगी, समाजवाद का अर्थ क्या निकाला जाएगा, ये शब्द आज तक विवादित शब्दों में शामिल हैं। प्रस्तावना को न तो विधायिका शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। मतलब क्या हुआ? प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर नॉर इंपोजेस रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स पावर। यानी प्रस्तावना के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि क्या तो कानून बनाए जा सकते हैं और क्या कानून नहीं बनाए जा सकते। जैसे मूल अधिकारों में स्पष्टता से आर्टिकल 13 में यह बात मेंशन्ड है कि जो भी बातें अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होंगी उन्हें हटा दिया जाएगा। यहां पर इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से प्रियम्बल के अंदर ये सारी बातें डिबेटेबल हैं। लेकिन हमने अब तक जितनी भी बातें पढ़ी, चाहे इनका महत्व पढ़ा हो, चाहे इनकी विशेषताएं पढ़ी हो, चाहे इनका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रभाव पड़ा हो, ये सारी चीजें आपके लिए अत्यधिक महत्व रखती हैं। बताइए, यहां तक किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शिव प्रकाश, बदला जा सकता है। धर्मेंद्र, चले आओ चले आओ। शिव प्रकाश पूछ रहे हैं पूर्ण बहुमत होने पर भी नहीं बदला जा सकता क्या प्रस्तावना को? बदला जा सकता है, मना नहीं किया। संविधान संशोधन में अलाउ है, संविधान संशोधन किया जा सकता है, प्रियम्बल का भी किया जा सकता है, किया गया तो है बेटा, इसका मना थोड़ी किया गया है। राजस्थान इकोनॉमी की क्लास माधव इसके बाद में, माधव बैच के बाद में शुरू होंगी बेटा। दीपक सेन, बेटा न्याय के आगे ही पढ़ाया, न्याय के आगे ही स्वतंत्रता थी बेटा, वहीं से शुरू किया है। साधना, सर धर्म और पंथ निरपेक्षता समझा दीजिए। 2 दिन पहले की क्लास देख लो, वहां समझा दिया है बेटा मैंने। कुलदीप, उस दिन बेटा साइंस टेक की क्लास हुई नहीं थी इसलिए नहीं दिख रही है। अगर पूछा जाए कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, यस और नो में, तो क्या होगा? सौजन्य, अब तो यस ही करना है। 1973 के बाद से यस। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भाग है तो है, अब तो है। निशांत, इंटीग्रिटी, अखंडता, यानी देश को तोड़ने की कोई बात नहीं करेगी। जैसे कई बार लोग डायलॉग मारते हैं ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो नहीं कह सकते।